आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का जो रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 4 होगा। मैथमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं, हम एक एक प्रश्न को बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह से हमें हल करना चाहिए। पहला प्रश्न देखिए, 31 से शुरुआत होता है आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे बोला है कि विशेषता वाली, मतलब जो निम्नलिखित विशेषता वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। मतलब ये आपको जो जो विशेषताएं दिए गए हैं उस विशेषता कौन से ऑप्शन में हैं, ऐसा हमसे बोला। उनमें 3 अंक हो तो सब में 3 अंक है, इससे तो हमको पता नहीं चला। वह 2, 3, 7 से विभाजित हो। अब आपको देखना है 2, 3, 7 से विभाजित हो, तो क्लियरली 2 से ही विभाजित नहीं है, एक ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए हैं। 3 से विभाजित होने का संबंधी नियम आप जानते हैं कि अगर इसको जोड़े तो 4, 2, 6 ये 3 से विभाजित है। ये अगर हम करें तो 6, 4, 10, 2, 12 ये भी 3 से विभाजित है, और ये भी 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने का तो सब विभाजित हो रहे हैं। अब 7 से विभाजित देखेंगे कि 7 से विभाजित, तो 7 से तो ये विभाजित है। अब ये दोनों में से कौन सा विभाजित है या नहीं है देख लेंगे। तो अगर हम 7 से इसको भाग करें तो 7 से नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 ऑप्शन में से देख लीजिए आगे क्या कर रहा है। यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिनमें से दी गई विशेषता है और इसके पहले आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर होता है। तो क्या पहला और आखिरी को जोड़ेंगे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 1 2 के बराबर नहीं ना आ रहा है बीच वाला। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, कुछ हल नहीं करना है, बस कंडीशन के हिसाब से देख लेना। आशा करते हैं इस बात को है कि 1 किलोमीटर का 2/5 भाग बराबर है। तो 2/5 भाग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए 2/5। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000। कल ही बताए थे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से काट दीजिएगा तो 5 दूना 10 कटता है, और 2 को पीछे 0 बच रहा है, तो गुना में 2 आ जाएगा तो इसका 400 हो गया। राइट आंसर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न था। आइए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि ये जो संख्या लिखा गया है, इतना और इतना में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। मतलब दोनों संख्या का बोला है कि 5 के सभी अंकित मान। तो 5 के सभी अंकित मान का क्या मतलब हुआ कि जितने भी 5 है वो देखिए 2 वैल्यू होते हैं, किसी भी संख्या के 2 वैल्यू होते हैं। या एक तो जातीय मान होता है, और जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं। एक होता है स्थानीय मान, जैसे इकाई दहाई गिन करके हम लोग निकालते हैं, तो ये होता है आपका स्थानीय मान। तो इस तरह से आपको ध्यान कर लेना है कि स्थानीय मान अगर हमको निकालना पड़े, इस संख्या का स्थानीय मान निकालना पड़े, तो एक का हमको स्थानीय मान, एक का आ रहा है 50 और दूसरे का आ रहा है 5000। 5000, ठीक है। तो ये तो हो गया। और अंकित मान की बात करें तो 5 हो गया। तो ये किस संख्या का, इस संख्या का आ गया, पहले वाले का, ठीक है। तो पहले वाले को तो जोड़ दीजिए सभी का, दूसरे वाले का भी इसी तरीके से निकाल लीजिए। मतलब दूसरे वाले का भी एक आ जाएगा 50 है, एक आ जाएगा सीधे 5। एक तो ये हो गया स्थानीय मान के हिसाब से, और जातीय मान के हिसाब से 5 आ जाएगा। तो एक यहाँ हो गया। तो सबको जोड़िएगा, मतलब इसको जोड़ लीजिएगा और इसको भी जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो राइट आंसर आपका डी वाला आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, 2 बार लेना है। यहाँ जातीय मान और अंकित मान बोला है ना, तब पहले तो जातीय अंकित मान स्थानीय मान ले लीजिएगा 5 और 50, और फिर एक बार 5 और 5 लेना है, 4 बार लेना है। यहाँ भी 4 बार लेना है, यहाँ भी 4 बार। आगे समझिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक फ्लोर फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। जो फिशिंग कंपनी है वो 9000 किलो हर महीने में पकड़ रही है। वही ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य अगर कहे तो 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो मतलब प्रति किलो के हिसाब से। और सूखी मछली का अगर बात करें विक्रय मूल्य तो 120 रुपये। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह उसके वजन की 1/3 हो जाती है। मतलब जब ताज़ा मछली सूख जाता है तो उसका वजन सीधे 3 किलो का जो रहता है वो 1 किलो हो जाता है, 2 किलो सीधे घट जाता है, ठीक है। इसीलिए सूखा वाला का ज़्यादा रेट है और ताज़ा वाला का जो है क्या है कि कम रेट है, ठीक है। सूख जाता है तो बोला सूख जाती है। यदि फ्लोर सूखी मछली बेचती है तो उस ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे। ताज़ी में अगर मान लो कि ये जो है 1 महीने का 9000 किलो जो मछली किया है, तो 30 रुपये किलो से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 पर 4 को 0 हो जाएगा, 9 3 27 होता है। तो कितना हो गया, इसको हम कितना पढ़ेंगे, यहाँ जहाँ 17,000 10,000 लाख 2,70,000 पढ़ेंगे। 2,70,000 रुपया का बिक्री होता अगर वो ताज़ा खाली बेचता, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि यदि फ्लोर सूखी मछली बेचता है, सूखी मछली, तो सूखा मछली बेचेगा तो सबसे पहले तो जो 9000 किलो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा सीधे मतलब 3 किलो का 1/3 निकाल दो। 1/3 निकालेंगे तो 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सीधे 6000 सूख गया, 3000 बचा। अब 3000 बचा तो 3000 से वो 120 रुपये बेचेगा।
तो 12 ये कितना होता है 36। 36 पर क्या को शून्य हो जाएगा, 4 शून्य होंगे ना, तो 36,000 हो गए। तो कितना हज़ार बच गया ये बोला, अधिक क्या हज़ार मिला, 9,000 मिला कि 90,000 मिला, 90,000 मिला, यही ना। 3,60,000 है और वहाँ 2,70,000 है, तो 90,000 रुपया अधिक मिला ना। राइट आंसर आ गया ना समझ में। अगर नहीं समझे होंगे तो मतलब दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया है कि भाई अगर सूख जाता है तो उसको 1/3 काउंट करना है, वजन को 1/3 काउंट करना है। रेट तो 120 ही लगे, अगर वो ताज़ा है तो पूरा 30 रुपये करना है। तो दोनों को देख लेना है कि कौन ज़्यादा आ रहा है कौन कम आ रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक स्कूल के कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग लड़कियाँ हैं, मतलब 4/7 भाग लड़कियाँ। तो हम कल ही बता दिए थे कि 7 गो में 4 गो लड़कियाँ हैं, तो कै गो लड़का है, 3 लड़का है, यही ना। तो लड़के लड़की का अनुपात आ गया, और शेष भाग लड़के हैं तो बता दिए कि 3 गो लड़का होगा। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है, तो कल ही वाला ये प्रश्न है। तो यहाँ पे ज़्यादा कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। तो यहाँ ज़्यादा कितना है 211 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मतलब 211 हो गया। कितना हो गया, जब 1 यूनिट का मतलब हमको 211 हो गया, तो लड़कों का यूनिट देखना है। यहाँ लड़कों की संख्या पूछा ना, तो लड़कों का यूनिट 3 है। कितने हैं, तो 3 से गुना कर देना इसमें, वही लड़कों की संख्या आ जाए। कल भी बताए थे ऐसे प्रश्न, आज भी ऐसे बता रहे हैं। ज़्यादा हो या कम हो, बनाने का तरीका यही रहेगा, बशर्ते यूनिट देखना है पहले 1 यूनिट। हाँ अगर यहाँ 2 यूनिट रहता तो हम 211 में भाग करते, लेकिन 2 यूनिट नहीं, यहाँ 1 यूनिट ऑलरेडी आ गया। और जब 1 यूनिट का हमका मान पता है तो हमको लड़की का पूछेगा तो 4 से गुना करके, लड़का का पूछेगा तो 3 से। ये कहाँ से 4 3 ला रहे हैं, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे हम समझते हैं। एक ईंट जिसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और मोटाई दिया, कीमत दिया हुआ है इसका 4 रुपया, ठीक है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएं दिए गए हैं, इतना मीटर इतना ऊंचा है, इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर मोटा है, ठीक है। मतलब उसको दीवार बनाना है सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमको यही ध्यान रखना है कि ऊपर का जो माप दिया हुआ है सब सेंटीमीटर है, लेकिन नीचे का जो माप है मीटर और सेंटीमीटर दोनों है। ऐसी परिस्थिति में हम बोले थे कि पहले कन्वर्ट कीजिएगा तभी बनाइएगा। तो कितना राशि खर्चा होगा ये पूछा है, तो पहले तो ईंटा जानेंगे तभी राशि निकालेंगे कि कितनी ईंटा लगेगा तब ना राशि होगा। तो ईंटा निकालने हम बोले संख्या निकालने के लिए क्या करना है, दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देना है, दोनों के क्षेत्रफल को ऊपर नीचे करना है। अब दोनों के क्षेत्रफल को ऊपर नीचे करना है तो सबसे पहले तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यही आपको पता नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 2 × LB + BH और प्लस HL, ठीक है, H ऐसे निकालना है, ठीक है। 2 × LB + BH + HL और नीचे भी वही निकलेगा 2 × LB + BH और प्लस HL। आगे समझ में। तो एक प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमा इस प्रकार है इतना। तो याद रखिएगा कि ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा। ये तो हो गया पूरे घनाकार का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे घनाभ। लेकिन होता क्या है कि दीवार हम खाली रखे लेंगे तो ऊपर का फर्श छूट जाता है, मतलब नीचे का छूट जाता है, ऊपर का छूट जाता है। ऐसे परिस्थिति में चारों दीवारों का क्षेत्रफल अलग होता है। उसका फार्मूला क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया पूरे घन का, लेकिन अगर चारों दीवारों का होता है तो 2 × L + B × H होता है। नीचे भी होगा 2 × L + B × H। आगे ना समझ में, ये फार्मूला होंगे। अब हमको ये तो पता है कि बड़ा वाला ऊपर लिखना है और छोटा वाला नीचे लिखना है। दोनों का H सेम है क्या, तो दोनों का H सेम दिख रहा है क्यों, दोनों का मोटाई जो होगा ना यही H होगा, ठीक है। अब यहाँ मोटाई देख लीजिए, इस तरह से आपको ध्यान हो जाएगा, मतलब ऐसे करीब करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर C होगा, ठीक है। 200 रुपया होगा, लेकिन जो आएगा ना संख्या उसमें 4 से गुना करना पड़ेगा तब 200 रुपया आएगा, ठीक है। जो भी आएंगे उसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से। मतलब ईंटों की संख्या आएगा तभी हम उसका दाम निकालेंगे। ईंटा की संख्या नहीं पता तब तक दाम। तो ईंटा की संख्या बराबर हमने फॉर्मूला बता दिया, आप इसको ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कैसे प्रश्न पूछ लिए जाए, ठीक है। आइए हम समझते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट, एक दीवार, अच्छा सॉरी, इसमें जो है ना ये एक ही दीवार का है, चारों तरफ से दीवार घर बनाने की बात नहीं कहा, तो यहाँ पे वैसे नहीं होगा। हाँ ये तो समझ गया कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर कहेगा तो हम बता दिए, लेकिन यहाँ एक दीवार का है तो पार्टिकुलरली एक दीवार का निकालना है। तो पार्टिकुलरली हो जाएगा L × B × H, अब बटे L × B × H, बस इतना ही निकालना है इसमें, ये तो और आसान हो गया। आगे L × B × H तो हम निकाल ही दे रहे हैं। यहाँ पे LBH निकालना है तो आप देख लीजिए कि यहाँ हो जाएगा आपका मीटर है तो 100 हो जाएगा, यहाँ भी मीटर है तो 100 हो जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा, बटे 20 × 10 × 5, 5 से 5 कट गया,
जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब 2 से 50 आ गया, कितना गया? तो 50 गो ईंटा है, 50 गो ईंटा है तो खर्चा क्या है? 4 रुपये ईंटा है तो क्या 200 खर्चा नहीं होगा? आगे समझ में? बस एक दीवार कहेगा तो ऐसे नहीं, एक दीवार का है तो, लेकिन अगर चारों दीवारों का कहता, अगर चारों दीवार तरफ से दीवार बनाता तो आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसलिए दोनों का दिया। आगे समझ में? चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके कर्मों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स में सारे गुणधर्म को याद कर लीजिए, क्योंकि 1 to 5 तक ये पढ़ना होता है और ये ध्यान रखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब गुणधर्म की अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि a + b बराबर b + a, ये समवृत्त नियम है, ठीक है? ये समवृत्त नियम है और इसको हम कर्म विनिमय नियम भी कहते हैं, ठीक है? ये कर्म विनिमय नियम भी होता है, याद कर लीजिए। a + b बराबर b + a, पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक संख्या, कर्म विनिमय नियम, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सहचारी नियम क्या होता है? a + b + c बराबर ab + c, ये होता है सहचारी नियम। ये सहचारी नियम होता है। हो गया? क्लियर हो गया? सहचारी समझ में आ गया ना? अच्छा, ये प्लस में हम बता रहे हैं, गुना में भी हो सकता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जोड़ का भी होता है, गुना का भी होता है। तत्समक क्या होता है और व्युत्क्रम तत्समक क्या होता है? व्युत्क्रम गुण क्या होता है? जैसे a का अगर 1/a लिख दिए तो ये आपका हो जाएगा व्युत्क्रम होता है, ये व्युत्क्रम हो गया, ठीक है? ये व्युत्क्रम हो गया। और तत्समक में होगा, एक तत्समक में 2 प्रकार का तत्समक होता है। एक योज्य होता है। तो योज्य में क्या होता है कि पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है? योज्य तत्समक होगा, मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है? योज्य तत्समक। हाँ, और एगो होता है शून्य तत्समक, तो 0 + a, ठीक है, बराबर a + 0, ठीक है? ये शून्य तत्समक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि एक वृत्त के व्यास व्यास को दोगुना कर दी जाए तो नई परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? तो ये सिंपल है, मैं आपको अभी इसके से संबंधित सभी प्रश्न को हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपसे परिधि पूछा है, क्या पूछा है? तो व्यास को क्या कर रहा है? दुगुना, 2 से गुना कर रहा है। तो नया का बोला है पहले और उसके बाद पुराना का बोला है। तो ध्यान रखिएगा कि नया का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो गया, तो 2 से गुना हो गया, 2 हो गया, और पुराना 1 हो जाएंगे। ये व्यास का अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया? व्यास का। जो व्यास का अनुपात होगा वही परिधि का भी अनुपात होगा, मतलब 2:1 ही होगा। आगे समझिए, जो व्यास का होगा वह परिधि का भी होता है। अगर त्रिज्या का पूछता तो भी 2:1 ही होता, त्रिज्या का पूछता तो भी 1 ही होता। याद रखिएगा, परिधि का भी और त्रिज्या का भी दोनों का अनुपात सेम होंगे, और व्यास का अनुपात, ठीक है? और व्यास का अनुपात भी सेम ही होते हैं। याद कर लीजिए, डीप, ठीक है, पेरीमीटर और रेडियस, ये सब के सब अनुपात सेम होते हैं आपस में, ठीक है? जितना गुना कर रहा है उतना। हाँ, यहाँ नया पुराना देख लेना है, पुराना नया देख लेना है। क्या देखना है? बाद में नोट करेंगे, ठीक है? इसको नोट करने का काम आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वीडियो बन रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। हम बोले हैं कि डी का मान जितना होगा उतना ही पी का मान होता है अनुपात में, और उतना ही रेडियस का भी मान होता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल कह देगा तो ये ध्यान रखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, 4:1 आ जाएगा। ये एरिया का मान आ गया। किसका मान आ गया? समझे? तो एरिया का मान कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर देना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आगे समझ में? इतनी बात आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि नया और पुराना, पुराना और नया में कंफ्यूज हो सकते हैं। नया पुराना कहेगा तो जो जितना गुना किया है वो पहले होगा, और बाद में पहले वाला होगा, मतलब कम वाला बाद में होगा, ज्यादा वाला। ये ध्यान रख लेना है, ये नया पुराना और पुराना नया में कंफ्यूज कर सकता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया, जो उनके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर है। मतलब जो माया है, माया के घर से दूध लेने गया, ठीक है? विद्यार्थी मनोज है जो माया के घर से गया है दूध लेने, ठीक है? और उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर है। तो मान लीजिए कि यहाँ घर है और उत्तर दिशा जाएंगे तो ऊपर जाएंगे 500 मीटर, ठीक है? 500 मीटर दूध लेने गया है। घर वापसी आने के बाद वह स्कूल गया। अब यहाँ से फिर घर यहाँ पे वापस आ गया वो, ठीक है? और इसके बाद वो स्कूल जाता है, और 1 किलोमीटर की दूरी पर घर पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर, मीटर सब मीटरे में होना चाहिए, याद रखिएगा। 1000 मीटर गया। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया।
उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एच नाम दिया। मतलब यहाँ पर जहाँ घर था वहाँ एच दे दिया, ठीक है, दिया जो उसके घर को दिखाता है। और फिर उसने माया के घर के लिए एम नाम दे दिया। यहाँ माया का घर है, एम दे दिया, और स्कूल के लिए एस नाम दे दिया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? मतलब इसमें सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है, मतलब जो इसके आधार पर आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि एस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है जिसकी दूरी एच एम से दुगुनी है। एच एम से दुगुनी है क्या? यहाँ देखिए, हाँ, एस बिंदु है यहाँ, और एम एस बिंदु और एच बिंदु यहाँ है, ठीक है। बिंदु के एच बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है, तो एच बिंदु के दाहिना ओर बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी दूरी एच एम है। क्या ये सही है? प्रदर्शन क्या है? वो दाहिना ओर है क्या? तो इधर जाएगा तो उसका दाहिना हाथ इधरे होता है, ठीक है, और बायां हाथ इधर ही होता है। तो क्या पहला वाला सही कहा है? तो सही कहा, सही कहा है ना। बाद बाकी जब ये को सही मिल गया तो सबको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से स्टेटमेंट को देख लेना है फिगर के अनुसार। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 48। एक आयत की परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब जितना आयत की परिमाप है उतना ही वर्ग के परिमाप है। तो आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। तो वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है? तो सबसे पहले वर्ग की परिमाप ये दिया हुआ है, तो वर्ग की परिमाप दिया है तो हमको पता है कि जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही आयत की परिमाप है। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना? बराबर हो जाएगा तुम्हारा 48, होगा कि नहीं? और परिमाप यही ना होता है, काट देंगे, 24 आ गया। अर्थात लंबाई चौड़ाई को जोड़ के कितना है? 24, और लंबाई चौड़ाई को घटा के कितना है? 4। एल माइनस बी बराबर कितना है? 4। दोनों को हल कर लो, जोड़ने से बी से बी कट गया, 2l बराबर कितना हो जाएगा? 28 होगा ना। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? काट देंगे तो 14। एल का मान 14 है, एगो 14 है तो दूसरा 10 को होगा, चौड़ाई 10 होगा, 4 में अंतर है ना, एल माइनस बी 4 है, क्योंकि बोला है कि लंबाई चौड़ाई का अंतर कितने का है? 4 सेंटीमीटर का। तो हमको पता है कि एक बार एल प्लस बी आ गया है 24, और एल माइनस बी दिया हुआ है 4, तो दोनों को जोड़ने से आ जाएगा, इसे कट गया, 2l बराबर एल बराबर आ जाता है 14। कितना आ जाता है? 14। तो लंबाई 14 है तो चौड़ाई क्या है? बी है 10, क्योंकि 4 ज़्यादा है, इसीलिए 4 ज़्यादा है ना, लंबाई से चौड़ाई 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है चौड़ाई से लंबाई 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब चौड़ाई क्या होगा? 10 होगा। अब बोला है कि वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। हमको ये नहीं पूछा है कि हाँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, हमको बोला है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब हमको भुजा मालूम हो। तो भुजा बराबर होता है, जब परिमाप दिया है तो भुजा हमको निकालने के लिए 4 से भाग करना है, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 12 चौक 48, 12 इसका भुजा हो गया। क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वर्ग का, याद रखना। तो वर्ग का भुजा स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया वर्ग का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना निकाले हैं हम? 14, चौड़ाई कितना है? 10, कितना आ गया? 140। तो ये आयत का क्षेत्रफल है और ये वर्ग का क्षेत्रफल है। ये हमसे पूछा है कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। दोनों में अंतर कितने का है? 40 और 144 का अंतर कितने का है? 4 का। 4 इसका राइट आंसर। 4 कैसे आया? समझ में आ गया? ये 4 आया है, हमको दोनों का क्षेत्रफल निकाल के। तो पहले तो लंबाई चौड़ाई मालूम होना चाहिए, वर्ग का भुजा मालूम होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। आगे समझ में? चलिए, फॉर्मूला नहीं आता है तो एक बार लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है कि क्या होता है। एक शिक्षिका कक्षा में एक के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उनमें से हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें कर्म में लगाने के लिए कहती है। क्रिकेट खेलना, नहाना, भोजन करना, किताबें पढ़ना। इस गतिविधि के द्वारा मतलब ये सारी चीज़ वो करती है और बताती है कि क्रम के अनुसार बताना है। शिक्षा समय और घटनाओं के क्रमिक अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी कर्म में हो सकती है। तो कौन सा बातें यहाँ पे सही है, ये ऐसा बोला गया है। तो इसमें जो बातें दिया गया है सिर्फ ये ही सही है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए में बोला है कि शिक्षा समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती। जो ऊपर में जो लिखा है वो उसका कोई क्रम में नहीं है, ठीक है। हाँ, यानी क्रिकेट खेलना, नहाना और भोजन करना, इसमें कोई क्रम है क्या? वो तो पढ़ के जाएगा तब भोजन कर सकता, ठीक है। हाँ, और क्रिकेट खेलने का बात है कि हो सकता है कि नहाए ना नहाए, क्रिकेट खेल ले तो अब नहा ले, या नहा के भी क्रिकेट खेल ले। हाँ चलिए ठीक है, आगे समझिए। आइए यहाँ पे देखिए 42 में बोला है एक घनाभ आकार का बक्सा है जिसकी माप दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, और एक घनाकार बक्सा है। घनाभ है और घन है, दो चीज़ है, ठीक है। तो घन की माप दिया है यहाँ भुजा। नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर वाले घन पैक करना चाहती है।
नेहा चाहती है कि उस बक्सा में क्या कर दें हम, 1-1 सेंटीमीटर का घन पैक कर दें। ठीक है, तो घनाकार बक्सों में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या लगभग, घनाकार बक्सों में पैक किए जाने वाले घनों की संख्या निम्नलिखित में कितना अधिक है। मतलब अगर दोनों में पैक करेंगे, इसमें भी पैक करेंगे और इसमें भी पैक करेंगे, दोनों बक्सा में अगर हम पैक करेंगे तो कौन में ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये बोला है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसमें कितना पैक होता है। तो पैक होने के लिए ध्यान रखिएगा, पैक होने के लिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर वाला हमको क्या करना है, पैक करना है। तो हमको 8 × 14 × 11 बटे 1 × 1 × 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस सब का गुना कर देना। तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए। 14 8 पहले 11 8 88 कर लीजिए और 14 से इसमें गुना कर लीजिए। 14 8 112 और उसके बाद हो जाएगा 14 8 112 और 11 12 11 कितना हो जाएगा, 23 123 1232, ये 1232 आ गए। अब देखते हैं कि इसमें पैक कितना होगा, तो 11 × 11 × 11 अब बटे 1 × 1 × 1, तो 1331 कितना आ जाएगा, 1331। और उसमें कितना आया था, 1232। बताओ कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। तो अगर यहाँ 32 होता तो टोटल 100 हो जाता, लेकिन एक कम है तो 99 होगा। आगे ना समझ में, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि 99 ज़्यादा है, यही देखना था। आगे समझ में। आइए देखिए, बोला है दीपू अपने कमरे की चारों दीवारों रंगना चाहता है। आ गया चारों दीवारों वाला, आ गया ना, इसीलिए बता दिए। चारों दीवारों को क्या कर रहा है, रंगना चाह रहा है। सभी दीवारों आयताकार हैं और आमने सामने की दीवारों की माप समान है। यदि दीवारों का जो दिया गया है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए गए हैं, ठीक है, लंबाई है, आकार जो है 4 × इतना गुने, मतलब सबका अलग अलग है। बोला है कि भाई दीवारों का आकार इतना मीटर और इतना मीटर है और फिर इतना मीटर और इतना मीटर है, तथा दीवारों को रंगने की कीमत है वो 22 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, 22 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो दीवार को रंगने का खर्चा निकालना है, तो सबसे पहले तुमको क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे समान माप नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप फार्मूला का यूज वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिए रहते तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम आमने सामने का बोला है, तो आमने सामने का मतलब दो को निकालना होगा हमको, ये वाला, और 2 को निकालना होगा ये वाला। 4 को है ना दीवार, तो आमने सामने वाला बराबर है, आमने सामने वाला बराबर है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 2 से यहाँ भी गुना करेंगे, 2 से यहाँ। तो अगर हमको 2 से यहाँ गुना करना है तो 3.5 दूना 7 होता है, तो 7 चौक 28 आ गया, यहाँ आ गया 28। यहाँ अगर 2 से गुना करें 9, तो 9 से 3.5 में गुना कर लेंगे, 9 से गुना करें 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27 4 31, 31.5 ही हो गया, 28 ये हो गया। टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, तो 31.5 में आप 28 जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 8 1 9 और 5 यानी 59.5 आ गए। टोटल एरिया 59.5 है, लेकिन हमको निकालना है खर्चा। तो 59.5 में अगर आप 22 से गुना कर दीजिएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। देखिए कितना खर्चा आएगा, 59.5 में जब 22 से गुना कीजिएगा तो ये 1309 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1309। किसमें दिया हुआ है, ए में दिया। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। लेकिन चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता, तो उस परिस्थिति में आपको मैंने फार्मूला बता दिया है, उसका यूज करना है। तो ध्यान रखना है कि आमने सामने का जब बराबर होगा तो उस समय 2 कंडीशन बन जाएंगे, इसके लंबाई चौड़ाई अलग होंगे, इसके लंबाई चौड़ाई अलग होंगे। लेकिन सब अगर बराबर मात्रा में लंबाई चौड़ाई वाला होगा तो उस समय फार्मूला मैंने चारों दीवारों वाला बता दिया है। ओके, चलिए बताना। चलिए यहाँ देखिए, इसमें तो आपको पता है कि ऐसे प्रश्न एक न एक जरूर आते हैं। बोला है कि भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ियाँ छूटने और पहुँचने के समय दिए गए हैं, तो उसके आधार पर आपको जवाब देना है। बोला सारणी के अनुसार कौन सा रेलगाड़ी भोपाल पहुँचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। सबसे ज़्यादा समय कौन सा मतलब रेलगाड़ी है जो लेगी, ये चीज़ बोला गया है। तो ध्यान देख लीजिए, समय निकाल लीजिए जिसका होगा। बोला है सारणी के अनुसार कौन सी रेलगाड़ी भोपाल पहुँचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। तो इसका 6 से लेकर 14 है उसी दिन, इसका 20 से लेकर 4 है अगले दिन, ठीक है, 20 से लेकर 4 अगले दिन। तो अगला दिन 6 से लेकर, देखिए 6 से लेकर 14 है, तो कितना घंटा हुआ, 8 घंटा, ठीक है, एक्सप्रोक्स 8 घंटा 7 मिनट हुआ। यहाँ 20 से लेकर के है 4, तो 20 से लेकर 20 से 24 तक जाएगा, उसके बाद 1 से शुरू हो जाएगा, तो अगला दिन कहलाएगा। तो 4 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 30 मिनट हो गया। क्या हो गया, ये 8 7 है, 8 30 है। उसके बाद बोला है इसका कितना है, 2 20 10 से जा रहा है 5 20 तक, तो ये हो जाएगा, देखिए 24 हो जाएगा, 20 4 24, 4 उधर हो गए और इधर 5 हो गए, तो 9 हो गया, 9 10 हो गया, 9 घंटा 10 मिनट। इसका देख लीजिए 22 25 से 7 40, तो 22 25 से 7 40, तो सबसे पहले 7 25 तक अगर हमको निकालना होगा तो 7 घंटा उधर 2 घंटा इधर, 9 घंटा कितना 15 मिनट, 9 घंटा 15 मिनट। तो सबसे ज़्यादा तो यही चल रहा है, तो कौन आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, डी वाला आंसर हो जाएगा। 44 का डी हो गया। आगे समझ में,
अब अगला दिन पिछला दिन से नहीं आती करना है, देख लेना है कौन है, ठीक है। समय कितना लगेगा। आइए, ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूर पर है। मतलब ईसा का घर अगर यहाँ है, ईसा का घर यहाँ है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, उसके अंकल का। लेकिन किधर है पता नहीं, दिशा नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो आगे और पढ़ेंगे हम। मान लीजिए कि ईसा घर यहाँ है, 150 किलोमीटर उसके अंकल का घर है। एक पेट्रोल बोला 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है। मतलब अगर 15 किलोमीटर उसको जाना है तो 1 लीटर लगेगा, तो 150 किलोमीटर जाना हो तो कितना, 10 लीटर लगेगा। सिंपली भाषा में अगर हम मान ले कहीं पूछ दे आगे, लेकिन अभी पूछा नहीं तो हम एक अनुमान लगा दिए। आइए चलते हैं। और एक बोला है 1 पेट्रोल इतना रुपये का है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल जो है 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपया है। कितना रुपया है, दशमलव के बाद आप काउंट नहीं कीजिएगा, दशमलव तक ही काउंट कीजिएगा। 2500 रुपया है। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है, अब जाने की बात कह दिया तो 15 लीटर 10 लीटर तो लगेगा ही लगेगा ना। तो 10 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, 95 रुपये से 950 होगा कि नहीं होगा। चलिए, जाना चाहती है, ठीक है, जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा कर वापस भी आती है, मतलब जाती भी है वो आती भी है, तो 900 और लगेगा 50, तो कितना लग गया 1900 लग गया ना। अब तो कितना कर रहा है, कितने उसके पास बच गए, तो 600 बच गए। आसान सवाल था कि नहीं, लेकिन अगर पढ़े होंगे तो लगेगा वाह ये कितना जटिल सवाल, नहीं ऐसा लगता है, लेकिन समझ अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना होता है बस। इसमें मैथ में क्या है, अंडरस्टैंड हो गया। आइए आगे क्या कहा, आगे कहा निम्न में से कौन बेन हेले सिद्धांत के अनुसार क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। तो बेन हीले क्या बताया है सही स्तर, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। पहले पहचान करना, फिर विश्लेषण करना, फिर संबंध बताना, फिर निगमन करना, ऐसा बेन हीले कहा है। इसको याद कर लीजिए, ये क्रम है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं आगे क्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। मतलब गणित की प्रकृति के बारे में कौन सही है, तो गणित में सभी परमें और अभिष्टित प्रमाणित तथ्य हैं। मतलब सभी गणित में सभी परमें जो है ना एक तथ्य ही है, प्रमाणित तथ्य ही, जितने भी परमें हैं सब प्रमाणित तथ्य हैं। और की समझ लेते हैं, दिक् स्थान परिणाम और माप का बोला है गणित, यह दिक् स्थान परिमाण और सत्य नहीं है, और सॉरी सत्य नहीं है। तो परिमेय सभी परमें अभितिट यहाँ पे बोल दिया है, तो अभितिट का मतलब क्या होता है, प्रमाणित तथ्य है। मतलब सब, मतलब जितने भी तथ्य हैं सब मतलब एक ढंग से प्रमाणित तथ्य नहीं है, मतलब उनके ढंग अलग अलग हैं। प्रमाणित तो हैं और सबके ढंग अलग अलग है, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिक् स्थान परिमाण और माप होता है, विज्ञान है, विज्ञान का माप है, तो सही है, हम बताए ही भी हैं। गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित और तार्किक होता है, ये भी सही है। और गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट होता है, ये भी सही है। ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको लिखा भी चुका हूँ, ठीक है। आइए देखिए आगे क्या कहा है। ये कहा एक गणित की परीक्षा में श्रुति फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है। एक उदाहरण है डैश का, मतलब ये कैसे प्रश्न का उदाहरण है। 2 संख्याओं का योग 17 है तो इस कैसा प्रश्न इसको माना जाएगा। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न जो माना जाएगा ये मुक्त सिरे का वाला होगा। मुक्त सिरे वाला क्या होता है, बंद सिरे वाला क्या होता है, मैंने बता दिया। इसके बहुत सारे जवाब होंगे, इसलिए मुक्त सिरा वाला प्रश्न, ठीक है। बहुत हाँ, चलिए क्या, क्योंकि 17 तो आप 9 8 भी 17 कह सकते हैं, 10 7 भी 17 कह सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे जवाब होते हैं। आइए देखिए यहाँ पे बोला है कि विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प ढूंढने हैं। कौन से संदर्भ के हिसाब से सही दिए गए हैं। तो इसमें जो दिया गया है केवल एक कथन सही है। बोला है मानदंड जो है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी के किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। मतलब ये मूल्यांकन होता है, मापदंड के आधार पर मूल्यांकन होता है मानदंड। और मानक में बोला है कि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण नहीं, ये नैदानिक परीक्षण नहीं, स्टैंडर्ड परीक्षण है, ठीक है। मानक जो परीक्षण होता है वो स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए एक सही है केवल यहाँ पे, दूसरा सही नहीं है। दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। आइए देखिए यहाँ पे क्या कहा है। बोला है कि मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कन है, मतलब तर्क, उस तार्किक अच्छा कर लेता है मनप्रीत। तो बोला है कि आगे क्या है, इसीलिए उसके पास होगी, क्या होगी, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी। क्या होगी, यही होगा। आइए कोठारी आयोग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 64 में बना था, 66 में अपना रिपोर्ट दिया था, ऐसा मैंने सारे कुछ लिखा चुका हूँ। और उसने जो कंस्ट्रक्शन दिया था 10 + 2 + 3 का कंस्ट्रक्शन उसने दिया था, 10 + 2 + 3 का कंस्ट्रक्शन उसने दिया था। तो ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बोला क्या है कि अनुसार कौन सही है या गलत है, ये चीज़ बोला गया है। सही वाला बोला है ना, अनुसार सीधे दिया, सही गलत तो दिया नहीं है, लेकिन कौन इसमें दिए गए हैं उनके अनुसार ये बोला है। तो इसमें पहला ही दिया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, ऐसा उसने बोला था, ठीक है। सामान्य शिक्षा का हिस्सा है, ये बोला था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है, मतलब संख्या ज्ञान किससे नहीं हो सकता है।
तो संख्या ज्ञान आत्म केंद्रिता से नहीं हो सकता, ये संख्या ज्ञान पर आधारित नहीं है। बाद बाकी पदानुक्रम है, पंक्तिबद्धता है, वर्गीकरण संख्या ज्ञान। आइए देखिए, गणितीय बोला है, गणितीय भाषा सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? तो गणितीय भाषा जो है आपको ध्यान रखना है कि समय समाधान कौशल में सहायक है और तार्किक कौशल में सहायक है। संप्रेषण और वाचन में तो ये आपका गणितीय नहीं बल्कि वो पैडागोगी सहायक है, पैडागोगी में सहायक है संप्रेषण और वाचन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सही है, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखिए बोला कि कक्षा 2 के छात्र जब 56 + 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इसे निम्न प्रकार से हल कर दिया। उसने 50 + 40 + 6 + 2 लिख दिया और बराबर 90 + 8 लिख दिया, 98 लिखा दिया। तो 98 तो वो सही लिखा, ठीक है, लेकिन कैसे जोड़ा? 50 6 56 होता है ना, तो पहले स्थानीय मान 50 है तो 50 लिख दिया, 40 है तो 40 लिख दिया, फिर 6 है तो 6 लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, और इस तरह से। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए? एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, मतलब आप क्या करेंगे इस छात्र को, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये चीज़ बोला। तो ध्यान रखिएगा, बोला छात्रों को हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीति अपनाने के लिए हतोत्साहित हो। गलत, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है बच्चा को, डांटना भी नहीं है, तो ये तो दोनों गलत है। आइए देखते हैं। और ये बोला है कि छात्र को निर्देश दे कि वह अन्य छात्रों से समस्या कैसे हल किए और समस्या लेकर समस्या को सही विधि से हल करे। ऐसा निर्देश भी नहीं देना, छात्र की प्रशंसा करे, वाह क्या कमाल का तुमने हल किया, ऐसा हाल तो कोई नहीं दिखाएगा, यही सही है, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, निम्न से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? मतलब सहयोगी अधिगम को कौन प्रोत्साहित करता है? तो कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृति का वर्गीकरण। तो जो कक्षा में विचार विमर्श हुआ उस पर अगर हम करेंगे तो ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे लोग, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ये सब गलत है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्या गलत है। यहाँ देखिए, एक अध्यापिका छात्रों के निम्नलिखित सवाल देती है और निम्न में से संख्या युग्मों बड़ी संख्या पर घेरा लगाने की लगाई है, ऐसा कहते हैं। तो बोला है इस प्रकार के प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है, क्या कर सकती है, किसका मूल्यांकन, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना ये है कि यह मूल्यांकन कर सकती है इसमें नैदानिक परीक्षण के रूप में। इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन, भ्रांतियां को संबोधित करने के लिए ऐसा कर सकती है, ठीक है, कि उसमें भ्रांतियां हैं कि नहीं है, ठीक है। देख लीजिए कि उसको क्या क्या भ्रांतियां हैं, 9 × 3, 9/3 या 9 × 0.3, मतलब वो उसमें दशमलव वाला ज्ञान और भ्रांति ये सब चीज़ है या नहीं है, क्या क्या भ्रांतियां हैं उसको समझने के लिए ऐसा प्रश्न वो देगी। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? मतलब गणितीय प्रक्रिया में कौन नहीं आता है? तो दृश्यीकरण आता है, समस्या समाधान आता है, निरूपण आता है, अनुकूलन नहीं आता है, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्या को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब शाब्दिक समस्या को शामिल किया जाना चाहिए। बोला है किस तरह से आप शामिल करेंगे शाब्दिक समस्या को? तो याद रखिए, इसको शामिल करने के लिए छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्या को प्रभावित रूप से समझाने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता को अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे आपका है 59, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है डैश से है, मतलब किससे है? सांप और तो संख्या से, ऐसा बता चुके हैं हम, ये संख्या से है, ठीक है। ऐसे में मैंने कुछ प्रतिपादक के भी नाम बताए हैं, आप याद कर लीजिए उसका। आगे देखिए।